हेलो चेक। हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। चलिए भैया, तो कल और हम लोग बात कर रहे थे जयपुर रियासत, और जयपुर रियासत में अंतिम शासक अपने पास में आते हैं। उससे पहले आप लोग राम सिंह पढ़ रहे थे ना अपन, उसमें लिखो आप, अपन ने शायद लास्ट लाइन लिखी थी कि दयानंद सरस्वती और आपके जयपुर आए थे, तो लिखो राम सिंह के काल में निर्माण। हाँ जी, राम सिंह के काल में निर्माण। देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि राम सिंह के काल में अपन क्या क्या बनवाएंगे, जैसे महाराजा कॉलेज, ऐसे ही ध्यान रख लेना, महारानी कॉलेज, ऐसे ही ध्यान रखना आप लोग, संस्कृत कॉलेज, ऐसे ही ध्यान रखना आप लोग, मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना। तो एक एक चीज पर ध्यान देना, जैसे महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, राम निवास बाग, ऐसे ही ध्यान रखना। एक थिएटर इनके काल में बना, राम प्रकाश थिएटर, अब तो ये बंद हो चुका है, ध्यान रखना आप लोग। तो लिखो आप इसके अंदर, नंबर 1 महाराजा कॉलेज, नंबर 1 महाराजा कॉलेज, नंबर 2 महारानी कॉलेज, नंबर 3 संस्कृत कॉलेज, नंबर 4 मेडिकल कॉलेज, नंबर 5 राम निवास बाग, राम निवास बाग, और नंबर 6 राम प्रकाश थिएटर, राम प्रकाश थिएटर, नंबर 7 रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध। और इसी के साथ अपने ये मानसिंह राम सिंह सेकंड कंप्लीट। राम सिंह सेकंड के बाद में जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं आपके सवाई माधो सिंह सेकंड, सवाई माधो सिंह सेकंड। और ये जो सवाई माधो सिंह सेकंड है, इनका अगर टाइम पीरियड देखें तो 1880 में और 1922 तक इनका टाइम पीरियड चलेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग इधर एक बार। सबसे पहले माधो सिंह सेकंड की अगर बात करें तो इन्हें इतिहास में कहा जाता है बब्बर शेर। ध्यान रख लेना, अगर हमसे पूछे कि इतिहास में बब्बर शेर के नाम से कौन जाना जाता है, तो माधो सिंह सेकंड को बब्बर शेर कहा जाता है। दूसरी बात, आप लोगों ने महलों के अंदर पढ़ा होगा कि इन्होंने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। ध्यान रख लेना, एक जैसे 9 महल, और एक जैसे 9 महल आपके कहां पर बनवाए थे? नारगढ़। बोलो कहां पर बनवाए थे? ऐसा कहते हैं कि माधो सिंह सेकंड जो थे, इन माधो सिंह सेकंड की 9 पासवान थी। पासवान मतलब कि उपपत्नी, पासवान मतलब कि उपपत्नी। ध्यान रखना, उपपत्नी से तात्पर्य यहां पर क्या होता है? जिसको 15 श्रृंगार करने की अनुमति होती है। महिलाओं के 16 श्रृंगार होते हैं, सिंदूर लगाने की अनुमति नहीं होती है, बाकी सभी श्रृंगार आभूषण वगैरह पहनने की अनुमति होती है। वो राजा की उपपत्नी मानी जाती थी। और ध्यान रखना, इनके आपके 9 पासवान थी, 9 प्रेमिकाएं थी। इन 9 प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए, वो भी आपके कौन से दुर्ग में? आदमी 2 को एक साथ नहीं रख सकता, इन्होंने 9 को एक साथ रखा, तो बब्बर शेर तो बनेगा ही बनेगा ना। अरे नहीं बनेगा क्या, बताओ? हाँ, तो ध्यान रखना।
ऐसे ही देखो आप लोग, ये जो माधो सिंह सेकंड है, इन्होंने एक महल का निर्माण करवाया था, मुबारक महल। और ये मुबारक महल कहाँ है भैया, ध्यान रखना, एक मुबारक महल तो आपके टोंक में है। वो जो टोंक वाला है वो तो मुबारक अली शाह बनवाते हैं, वो तो बेसिक है भाई। भाई वो जो टोंक में जो मुबारक महल है ना, वो तो आपके मुबारक अली शाह बनवाते हैं, और वहां तो ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। आपसे प्रश्न भी यही पूछता है कि किस महल में ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, तो आपके मुबारक महल टोंक। लेकिन ये जो मुबारक महल है, जिसको हम लोग वेलकम पैलेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम वेलकम पैलेस भी कहते हैं, ये जो मुबारक महल है ये आपके सिटी पैलेस में है। कहां पर है ये आपके, तो ये मुबारक महल आपके सिटी पैलेस में मिलेगा। और ये ध्यान रखना, ये जो मुबारक महल है, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये आपके राजपूत प्लस मुगल प्लस यूरोपियन, ध्यान रख लेना आप लोग, राजपूत प्लस मुगल प्लस यूरोपियन शैली में निर्मित है। राजस्थान का इकलौता महल है जो कि तीनों शैलियों में निर्मित है। जरूर ध्यान रखना इस बात आपको, एक तो राजपूत शैली में, एक मुगल शैली में, एक यूरोपियन शैली में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, और आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, मुबारक महल, सिटी पैलेस जयपुर, ध्यान रखना। और सिटी पैलेस के बारे में बात करें तो ये वही सवाई माधो सिंह हैं जिन्होंने सिटी पैलेस के अंदर और दो बड़े चांदी के जलपात्र रखवाए। ध्यान रखना, 2 बड़े चांदी के जलपात्र, और इतने बड़े कि इनको कहां रिकॉर्ड कर लिया गया, गिनीज बुक। वर्तमान में इन जलपात्रों का नाम आपके गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है। आई बात समझ में, मतलब कि विश्व के सबसे बड़े पानी के जलपात्र आपको कहाँ मिलेंगे, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर मिलेंगे। ठीक है ना, आप में से कोई सिटी पैलेस घूम के भी आया होगा तो एंटर करते ही आपको जलपात्र ही नजर आते हैं, बड़े बड़े 2। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप लोग, इनका संबंध भी आपके किससे हो जाएगा, माधो सिंह सेकंड। चलो बताओ, बीकानेर का वह शासक जिसने और मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी, गंगा सिंह, बोलो कौन थे। और अब बीकानेर हटा देते हैं, बीकानेर की जगह कर देते हैं अपन आमेर या जयपुर। तो जयपुर का शासक जिसने सहायता की थी वो कौन थे, माधो सिंह। बात क्लियर यहां तक, चलिए तो लिखते हैं पहले माधो सिंह जी के बारे में, हेडिंग लगाइए, सवाई माधो सिंह सेकंड, सवाई माधो सिंह सेकंड। इसमें लिखना, इन्हें बब्बर शेर कहा जाता है। इन्हें बब्बर शेर कहा जाता है। इन्हें बब्बर शेर कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में, इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए, इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन्होंने सिटी पैलेस में, सिटी पैलेस जयपुर में इन्होंने सिटी पैलेस जयपुर में मुबारक महल, मुबारक महल ब्रैकेट में वेलकम पैलेस, मुबारक महल ब्रैकेट में वेलकम पैलेस का निर्माण करवाया। मुबारक महल ब्रैकेट में वेलकम पैलेस का निर्माण करवाया, जो राजपूत प्लस मुगल प्लस यूरोपियन, जो राजपूत प्लस मुगल प्लस यूरोपियन शैली में निर्मित है।
शैली में निर्मित है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा 1902 में एडवर्ड सेवन के राज्याभिषेक में भाग लेने लंदन जाते समय माधो सिंह सेकंड दो बड़े चांदी के जलपात्रों में गंगाजल भरकर लेकर गए नॉट इन्हें विश्व के सबसे बड़े जलपात्र के रूप में माना जाता है। इन्हें विश्व के सबसे बड़े जलपात्र के रूप में माना जाता है जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा माधो सिंह ने मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की। और लास्ट लाइन लिखिएगा माधो सिंह जी की 1904 में 1904 में माधो सिंह जी ने 1904 में माधो सिंह ने जयपुर में पोस्ट कार्ड एवं डाक टिकट सेवा प्रारंभ की। लास्ट सवाई मानसिंह सेकंड सवाई मानसिंह सेकंड सवाई मानसिंह सेकंड 1922 से लेकर के 1949
1922 से लेकर 1949। देखो मानसिंह जी की ज्यादा बातें तो अपन जब एकीकरण पढ़ेंगे ना तब करेंगे भैया। यहां पर जो अपने को विशेषकर बात ध्यान रखनी है वो ये आपको याद रखना है कि सवाई मानसिंह सेकंड जो है ये आपके पहली बात तो जयपुर के अंतिम शासक हैं, और अंतिम शासक है तो इनकी रियासत को फिर राजस्थान के अंदर विलय कर लिया गया था। और वो कब किया गया था भैया? 30 मार्च। बोलो कब किया गया था? और डेट आपको उधर नजर आई रही है 1949। और 30 मार्च 1949 को ये जो अपना जयपुर है इस जयपुर को और मिला लिया गया था किसमें? वृहद राजस्थान में। बोलो किसके अंदर? उस समय वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था, जयपुर जोधपुर आपके जैसलमेर और बीकानेर को मिला करके। तो ये ध्यान रखना उसी के अंदर आपके जयपुर को भी किसके अंदर डाल दिया था? वृहद राजस्थान। मतलब कि जो जयपुर रियासत उस समय स्वतंत्र थी वो स्वतंत्र रहने का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका था, अब कहीं ना कहीं ये राजस्थान का भाग हो चुका था। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना अंतिम शासक कौन हो जाएगा? सवाई मानसिंह सेकंड। और ये जो आपके सवाई मानसिंह सेकंड हैं इनकी एक रानी थी जिसका नाम था गायत्री देवी, काफी फेमस रही हैं, ध्यान रख लेना गायत्री देवी। और ये जो गायत्री देवी है इनका वैसे रियल नेम है आयशा कुमारी। इनका रियल नेम क्या है? आयशा कुमारी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ऐसे नेम अपने इधर चलते नहीं है तो नाम बदलना पड़ा, गायत्री देवी रखना पड़ा, है ना। अपने यहाँ ऐसे नेम चलते नहीं थे ना, तो इसलिए फिर साहब गायत्री देवी नाम रखा। सुंदर बहुत थी ये, सौंदर्य की रानी इनको कहा जाता है। सौंदर्य की, हाँ तो सुंदर का मतलब खूबसूरत ही होता है तो ये ध्यान रखना आप लोग, सौंदर्य की रानी। आई बात समझ में? किसको कहा जाता है? गायत्री देवी को। आज भी कोई पुराने लोग अगर जयपुर में मूल निवासी, जयपुर के विशेषकर जैसे सिटीज एरिया में रहने वाले, और अगर कोई बड़े बूढ़े जिंदा हो तो गायत्री देवी की चर्चा आप उनसे सुनिएगा, वो आपको बताएंगे। तो मेरे को क्या पता, कोई मैं उस टाइम का थोड़ी होता। हाँ जी चलिए साहब, पढ़ाई कर लो चुपचाप। तो देखो इधर अब आप लोग, ये जो गायत्री देवी है इनका एक प्रश्न तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि राजस्थान से लोकसभा में जाने वाली फर्स्ट लेडी कौन थी अपने? पहली बात। दूसरी बात, एक परीक्षा में मुझे जहां तक ध्यान है इनकी एक किताब भी पूछी गई है, और इनकी किताब का नाम है ए प्रिंसेस रिमेंबर। ए प्रिंसेस रिमेंबर, जो कि इन्होंने 1976 के अंदर लिखी थी। ये पेपर में पूछा गया है, ध्यान रख लेना आप लोग। ए प्रिंसेस रिमेंबर किसकी पुस्तक है? गायत्री देवी की पुस्तक है। तो लिखिए आप लोग, सवाई मानसिंह सेकंड, सवाई मानसिंह सेकंड, और लिखो इनके अंदर जयपुर का अंतिम शासक, जयपुर का अंतिम शासक। जयपुर का अंतिम शासक। नीचे लिखना राजस्थान का अंतिम राज प्रमुख, राजस्थान का अंतिम राज प्रमुख, राजस्थान का अंतिम राज प्रमुख। लाइन चेंज। 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को जयपुर रियासत को वृहद राजस्थान में मिलाया गया, वृहद राजस्थान में मिलाया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो 1970 में पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई, पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई। ब्यूटी क्वीन भी कहते हैं क्या? अब इंग्लिश में तुम कुछ ही कह दो। लिखो नीचे गायत्री देवी,
नोट लगाकर गायत्री देवी। बब्बर शेर के तो इतने तुमने पर्यायवाची नहीं निकाले थे रे। लिखो गायत्री देवी, ब्रैकेट में आयशा कुमारी, गायत्री देवी, आयशा कुमारी। नीचे लिखना, इन्हें सौंदर्य की रानी कहा जाता है, इन्हें सौंदर्य की रानी कहा जाता है। दूसरी लाइन में लिखो, सवाई मानसिंह सेकंड की रानी, सवाई मानसिंह सेकंड की रानी। सवाई मानसिंह सेकंड की रानी। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, राजस्थान से लोकसभा में जाने वाली, राजस्थान से लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला सांसद, राजस्थान से लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला सांसद। और लास्ट में लिखो, पुस्तक, पुस्तक ए प्रिंसेस रिमेंबर, ए प्रिंसेस रिमेंबर। ब्रैकेट में 1976। चलिए साहब, और ये इसी के साथ में आपके जयपुर रियासत कंप्लीट। रिवॉल्ट ऑफ 1857, हेडिंग लगाइएगा, 1857 की क्रांति। हेडिंग लगाओ, 1857 की क्रांति। हाँ जी भाई, ध्यान से सुनिएगा आप 1857 की क्रांति को लेकर के। सबसे पहली बात, हमारे राजस्थान के अंदर एक समय ऐसा आया जो अपन ने इतिहास में पढ़ा भी, कि धीरे धीरे एंट्री किसकी हुई थी? मराठा। मराठाओं के साथ में एक एंट्री करने वाले और कौन थे? पिंडारी। बोलो कौन? और ये जो मराठा और पिंडारी थे, ये आकर के रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया और रियासतों से काफी अधिक मात्रा में इन्होंने टैक्स लेना भी प्रारंभ कर दिया। इस बात से हमारी रियासतें काफी दुखी हुई। मराठाओं के इसी शोषण की वजह से और कहीं ना कहीं हमारी रियासतों को और मराठा और पिंडारियों से मुक्त होने के लिए और किसकी शरण लेनी पड़ी? अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी। हम सीधे अंग्रेजों की शरण में चले गए भैया, और अंग्रेजों की शरण में जाकर के हमने इनसे संधियां करना शुरू किया। और ये ध्यान रखना आप लोग, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले और भारत के अंदर संधि करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है आपके लॉर्ड वेलेजली। बोलो किसको देते हैं? ये जो आपके लॉर्ड वेलेजली हैं, ये जो कि उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ध्यान रखना आप लोग, ये उस समय क्या हुआ करते थे? गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इन लॉर्ड वेलेजली ने और भारत के अंदर जितने भी देसी राज्य थे, उन देसी राज्यों से क्या करना शुरू कर दिया? सहायक संधि करना शुरू कर दिया। ये ध्यान रखना आप लोग। मतलब कि अगर मैं यूं कहूं कि सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है ना। और इन्हीं सहायक संधियों के दौर में हमारे राजस्थान में सबसे पहले संधि के लिए कदम उठाया था 29 सितंबर 1803। और 29 सितंबर 1803 को जो सबसे पहले संधि करने वाले थे वो आपके भरतपुर। बोलो कौन? और भरतपुर के अंदर जो उस समय राजा थे उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। बोलो क्या नाम था? तो ध्यान रख लेना, राजस्थान की वह रियासत जिसने सबसे पहले सहायक संधि करी, तो आपका उत्तर क्या होगा? भरतपुर। और ऐसे ही ध्यान रखना आप लोग, जिसने इसके बाद में सहायक संधि करी वो अलवर, और अलवर ने सहायक संधि करी थी आपके 14 नवंबर 1803। और संधि करने वाली कौन हो जाएगी? आपके अलवर। और अलवर के उस समय जो महाराजा थे उनका नाम था भक्तावर सिंह। क्या नाम था?
ध्यान रख लेना। अलवर के जो महाराजा थे उनका नाम था बख्तावर सिंह। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये मित्रतापूर्ण संधि थी, सहायक संधि थी ये, कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारी मदद करोगे, जीवन ऐसा ही चलता रहेगा बोले साहब। तो ये इस प्रकार संधि की गई। लेकिन और भी राज्यों ने धीरे धीरे संधि करना प्रारंभ किया, लेकिन कालांतर में इन संधियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। केवल एक तो आपके भरतपुर वाली और एक आपके अलवर वाली, इनको यूं की यूं सेफ रखा गया। बाकी जितने भी राज्य थे और उनके साथ में कोई संधि की गई है, उन संधियों को बिल्कुल क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आई बात समझ में यहां पर? तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो बताइए, सबसे पहले सहायक संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी, और दूसरे नंबर पर भरतपुर के सहायक संधि करने वाले राजा कौन, और अलवर के कौन, बख्तावर सिंह। भरतपुर ने संधि कब की थी, और ध्यान रखना अलवर ने कब की थी, 14 नवंबर 1803। ये आपके जो संधि कहलाती है, ये क्या कहलाती है, सहायक संधि। और इसका जनक किसे माना जाता है? लेकिन मैंने क्या कहा कि कालांतर में अलवर और भरतपुर की संधि को छोड़ करके बाकी सभी संधियां क्या कर दी जाएंगी, समाप्त कर दी जाएंगी। मतलब कि फिर वापस संधि करने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये ध्यान रख लेना 1817-18 के अंदर, और हमारे जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। बोलो क्या नाम है, वापस बोलो क्या नाम है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, इन्होंने जो संधि करी इसको कहा जाता है अधीनस्थ बोर्ड नहीं, अधीनस्थ पार्थक्य संधि। ध्यान रख लेना आप लोग, इसको कहते हैं अधीनस्थ पार्थक्य संधि। तो ये आपके वो तो सहायक संधि थी, और जो आपके सबसे वैलिड मानी गई वो आपकी यही मानी जाएगी, ध्यान रखना। और इस संधि का दौर आपके कब से शुरू होता है, 1718 से। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अधीनस्थ पार्थक्य संधि का जनक कौन माना जाएगा, और सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि करने वाली पहली रियासत, और दूसरी, जबकि ध्यान रखना जब तक सहायक संधि नहीं लिख कर देना तब तक भरतपुर उत्तर नहीं देना है। अगर सीधे पूछता है सबसे पहले संधि करने वाली करौली, क्या उत्तर देना है, करौली। तो भैया राजस्थान के राजाओं को संधियां करवानी थी, और राजस्थान के राजाओं को संधियां करवानी थी, तो यहां पर माहौल बनाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा गया, मिस्टर कर्नल जेम्स टॉड। बोले आप जाइए और आप माहौल बनाइए। ध्यान रखना मेवाड़ के फर्स्ट पॉलिटिकल एजेंट भी आपके कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड। सबसे पहले इनको भेजा माहौल बनाने के लिए, और ये अपना घोड़ा लेकर प्रत्येक रियासत में गए, तभी इनको घोड़े वाले बाबा कहते हैं। ध्यान रखना, और जगह जगह जाकर राजाओं को समझाया रहे, बोले फायदा ही है तुम्हारा, ठीक है, अंग्रेजों की शरण में आ जाओ, मराठाओं से लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है ना। अपने राजाओं ने तुरंत घुटने टेकना प्रारंभ कर दिया। चलो साहब, ये माहौल बना करके चला गया। अब बोले साहब संधि करने कौन आएगा, तो संधि करने के लिए भेजा गया चार्ल्स मेटकॉफ। किसको भेजा गया, चार्ल्स मेटकॉफ को यहां पर संधि करने के लिए भेजा गया। मतलब कि राजस्थान के अंदर संधि पर हस्ताक्षर आपको किसके मिलेंगे, चार्ल्स मेटकॉफ। लेकिन ध्यान रखना 3 ऐसी रियासतें हैं जिन पर आपको संधि के हस्ताक्षर मिलेंगे मिस्टर मालकम के। किसके मिलेंगे, मिस्टर मालकम। 3 ही रियासतें, इसलिए नाम भी ये रखा मालकम, जिसके पास माली कम है, और वो भी नीचे ही नीचे आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 साहब ऐसी रियासतें थी जिनकी संधि पर हस्ताक्षर करता है कौन, मालकम। और अब मैं आपसे पूछूं कि भी बीकानेर की संधि पर किसके साइन मिलेंगे, मैं पूछूं जयपुर के पर किसके मिलेंगे, मैं आपसे पूछूं कि भैया और जोधपुर पर किसके मिलेंगे। और इसी दौरान आपके सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी है, करौली। बोलो कौन सी हो जाएगी, करौली के बाद में संधि करी थी आपके टोंक। बोलो किसने, टोंक के बाद संधि करी आपके कोटा। बोलो किसने, कोटा। वापस बोलो किसने, कोटा के तुरंत बाद संधि कर ली आपके जोधपुर के बाद में संधि करी मेवाड़ के बाद संधि करी बूंदी। बोलो किसने करी, बूंदी ने संधि कर ली। और जब बूंदी ने कर ली तो फिर जयपुर वालों का हम भी कर लेते, ठीक है ना। फिर किसने संधि कर ली आपके, सॉरी एक सेकंड, जयपुर नहीं, पहले बीकानेर। कौन संधि करेगा, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, बीकानेर ने संधि करी। बीकानेर के बाद में किशनगढ़। बोलो किसने, किशनगढ़ के बाद में संधि करी आपके जयपुर। बोलो किसने करी, वापस बोलो किसने। और जयपुर के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा।
प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में संधि करी आपके जैसलमेर, बोलो किसने? जैसलमेर। और सबसे अंत में संधि करने वाली सिरोही, बोलो कौन हो जाएंगी? तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना भैया, ठीक है ना। अब मुख्यतः अपने से कौन सी पूछता है वो अपन फोकस करते हैं, करौली, जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर और सिरोही, ये अपने से एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। अब आप लोग देखिएगा, पहले इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, संधि के तहत ये तय किया गया कि साहब सबसे परम सत्ता में तो बैठेगा कौन? गवर्नर जनरल, बोलो कौन? हर रियासत में हम अपना एक क्या नियुक्त करेंगे? पॉलिटिकल एजेंट, बोलो क्या? पॉलिटिकल एजेंट। रियासत को क्या कहते थे? रेजिडेंसी। तो ध्यान रख लेना, इस आदमी को क्या कहेंगे? रेजिडेंट, बोलो क्या कहेंगे? इस आदमी को कहेंगे रेजिडेंट। प्रत्येक रियासत में अंग्रेज अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे जिसको पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट के नाम से जाना जाएगा। बोले और बता दो साहब तुम क्या चाहते हो? बोले और हम आपके जितने भी सुरक्षा संबंधी मामले हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। मतलब कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ले ली? अंग्रेजों ने ले ली। और ये कहा कि तुम्हारे जितने भी विदेशी मामले हैं भैया, जब सुरक्षा हम करेंगे तो बातचीत भी हम ही करेंगे। तो ये ध्यान रख लेना, सारे विदेशी मामले वो भी किसने ले लिए? बोले तुम्हारी सुरक्षा और विदेशी मामलों के अधिकार किसको दिए जाते हैं? अंग्रेजों को दिए जाते हैं। लेकिन राजाओं ने कहा कि आपसे एक निवेदन है, बोले आप हमारे कोई भी आंतरिक मामले में, इंटरनल अफेयर्स में आप लोग और हमारे हस्तक्षेप नहीं करोगे, ये ध्यान रख लेना। तो ये ध्यान रख लेना, आप लोग आंतरिक मामलों के अंदर अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया। आई बात समझ में? पहली बात तो सुरक्षा एवं विदेशी मामलों के अधिकार किसको दे दिए गए? और ध्यान रखना, आंतरिक मामलों के अधिकार राजा ने अपने पास में रखे, वहां आपका इंटरफेयर नहीं चाहिए। बोले साहब इधर ध्यान रखना, प्रत्येक रियासत में हम क्या नियुक्त करेंगे? जिसका खर्चा भी कौन उठाएगी? रियासत ही उठाएगी, ये भी ध्यान रख लेना। एक ये कहा गया कि आप लोग जो टैक्स मराठाओं को दिया करते थे, आप लोग किसको टैक्स दिया करते थे? मराठाओं को आप लोग टैक्स दिया करते थे। अब मराठाओं के स्थान पर वो टैक्स आप किसको दोगे? अंग्रेजों को जमा करा दो भैया, ठीक है ना। हम आपकी सुरक्षा करेंगे, मराठा तो फिर भी आपको लूटते थे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो जो आप मराठाओं को टैक्स दिया करते थे, जिसको कहते थे खिराज, क्या कहते थे? वो खिराज अब आप हमें जमा कराओ। बोले साहब, तो राजाओं ने कहा बोले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ वालों ने कहा साहब हम तो मराठाओं को नहीं देते थे, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने कहा तो ठीक है, तो आप हमें भी मत देना फिर, ठीक है ना। भाई जो आप लोग मराठाओं को देते थे वो आपको अंग्रेजों को देना है। तो ये ध्यान रख लेना, बीकानेर, किशनगढ़ और आपके जैसलमेर, इन तीन रियासतों को खिराज से मुक्त रखा गया। आई बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब कि कुल मिलाकर के चार बातें बोली है। सुरक्षा और विदेशी मामलों के अधिकार हमारे पास में रहेंगे, आंतरिक आप जानो, आपका काम जाने। बोले साहब हर रियासत में हम क्या अपॉइंट करेंगे? पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट करेंगे। और ये ध्यान रख लेना, आप लोग मराठाओं को दिया गया टैक्स आप अब हमें पे करेंगे, ठीक है ना। चलो साहब, ये पॉलिटिकल एजेंट मान लो कि मेवाड़ में बैठा है तो क्या बोलेंगे? रेजिडेंट ऑफ मेवाड़। जोधपुर में बैठा है तो क्या कहेंगे? रेजिडेंट ऑफ जोधपुर। बूंदी में बैठा है तो क्या कहेंगे? रेजिडेंट ऑफ बूंदी। और ऊपर ही ऊपर कौन है? अब साहब अगर मेरे को गवर्नर जनरल से बातचीत करनी है तो मेरे को सीधे कहां जाना पड़ेगा? कलकत्ता। कहां जाना पड़ेगा? ये तो भैया पॉसिबल नहीं है। तो बोले साहब एक काम करते हैं, बीच में अपन दिल्ली में, कहां पर? बीच में अपन दिल्ली में आपके लिए एक केंद्र स्थापित कर देते हैं भैया, और इसका नाम रखते हैं अपन राजपूताना रेजिडेंसी। बोलो क्या नाम? राजपूताना रेजिडेंसी। वापस बोलो क्या नाम है? और ये जो राजपूताना रेजिडेंसी है, इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना कब की गई? 1818। बोलो कब की गई? और ध्यान रख लेना, जो राजपूताना रेजिडेंसी के अंदर बैठेगा उसको क्या कहेंगे? रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। भाई यहाँ रेजिडेंट ऑफ मेवाड़, अब पूरे राजस्थान की बात है तो उसको क्या कहेंगे अपन? रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। तो आप लोगों से परीक्षा में पूछ सकता है, द फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, ध्यान रखना, प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना किसको बनाया गया था? तो आपका उत्तर होगा डेविड ऑक्टरलॉनी। डेविड ऑक्टरलॉनी, ये ध्यान रख लेना। डेविड ऑक्टरलॉनी को पहला रेजिडेंट ऑफ राजपूताना बनाया गया। स्थापना कब की गई थी? और अब ध्यान रखना, दोनों को जोड़ने की कड़ी बीच में क्या हो जाएगी? आपके राजपूताना रेजिडेंसी। मेवाड़ वालों को दिक्कत है तो किसको बताए?
आप किससे कांटेक्ट करेंगे? तो साहब ये अपने बात निकल करके आई, लेकिन अपने वालों ने थोड़ा सा इसके खिलाफ भी बात करी। बोले साहब फिर भी आपने दिल्ली में क्यों स्थापित कर रखा है? नियंत्रण राजपूताना का करना है और आपने स्थापना दिल्ली में कर रखी है, ये तो गलत बात है। बोले जब राजपूताना पर नियंत्रण कर रहे हो तो आओ ना यहीं बैठ करके करो। बोले अंग्रेजों को लगा बात तो बिल्कुल सही है, तो बोले एक काम करते हैं, ये जो राजपूताना रेजिडेंसी है इसको दिल्ली के नियंत्रण से अपन क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, और इस राजपूताना रेजिडेंसी को अपन कहाँ ले चलते हैं, अजमेर ले चलते हैं। बोले कहाँ ले चलते हैं? और ये घटना है आपके 1832 की। 1832 में ये अजमेर लेकर के चले गए साहब इसको। अब जब 1832 के अंदर अजमेर लेकर के चले गए तो यहां पर फिर कहा कि भाई रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कौन बनेगा? बोले आज के बाद नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर एक नया पद बनाएंगे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। रेजिडेंट ऑफ राजपूताना के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नया पद लेकर के आए, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कहीं ना कहीं बात वही है, नाम ही बदला, ये मान लो आप लोग, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान का जो पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया वो किसको बनाया गया? मिस्टर अब्राहम लॉकेट। किसको बनाया? अब्राहम लॉकेट को। ये ध्यान रखना, अब्राहम लॉकेट आपके पहले एजेंट टू गवर्नर जनरल बने। आई बात समझ में? तो ये चीज आप ध्यान रखना। प्रत्येक रियासत में हम क्या अपॉइंट करेंगे? ये कांटेक्ट करेगा किससे? लेकिन बीच में कड़ी कौन रहेगी? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहां पर की गई? द फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। राजपूताना रेजिडेंसी को दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त करके कहां ले गए? कब की बात है? और यहां कौन सा पद बना? द फर्स्ट एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन? अब्राहम लॉकेट। बात समझ में आ गई? इसके बाद में अंग्रेजों ने कहा रे, बोले कहां, बोले फंसा दिया रे अजमेर में, जिसको पोस्टिंग देते वही नाराज। बोले क्यों भाई? बोले गर्मी के दिनों में रह के बताओ, बोले अजमेर में, बोले हालत खराब हो जाती है, हमारे हमसे तो नहीं रहा जाता। बोले ठीक है ना, बोले इससे बढ़िया तो नौकरी छोड़ दे, वही ज्यादा बढ़िया है। राजस्थान में तो वैसे ही गर्मियों में रहना बड़ा भारी काम है, ठीक है ना, वो भी अजमेर जैसी जगह जहाँ कहा भी जाता है कि उनाड़ो जयपुर भलो, सियाड़ो जयपुर भलो, उनाड़ो अजमेर, नागारो नित्रो भलो, सावण बीकानेर। मतलब कि सियाड़ो जयपुर भलो, सर्दी कहाँ है? जयपुर में बताते हैं, गुलाबी ठंड पड़ती है यहाँ पे, बीनी बीनी सी, ठीक है ना। उनाड़ो अजमेर, गर्मी कहाँ की टॉप क्लास है? अजमेर की। कभी जाके देखो, पता लग जाए गर्मी किसको कहते हैं। नागानो नित्रो बोलो, अगर सभी मौसम बहुत शानदार देखने हैं तो उसके लिए नागौर बढ़िया है। सावण बीकानेर, बीकानेर का सावण बहुत गजब का होता है। ऐसा अपने यहाँ मौसमों को बांटा गया है, तो ये ध्यान रखना। बोले अंग्रेजों ने कहा, बोले कहाँ फंसा दिया? बोले हम कहाँ, वहाँ ब्रिटेन में ठंडा ठंडा कूल कूल, और यहाँ कहाँ आते ही ये बिल्कुल माहौल ही बिगड़ा हुआ है। बोले साहब, तो साहब बोले क्या करें? बोले करें क्या, या तो ट्रांसफर करो या व्यवस्था करो। बोले वहाँ ऐसी जगह देख लो रे जहाँ गर्मी कम पड़ती हो। बोले माउंट आबू। बोलो क्या? तो इनको कहा गया, 1845 की बात है, इनका जो मुख्यालय है वो अजमेर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? माउंट आबू कर दिया गया। साथ ही इनको ये भी कह दिया गया था कि ऐसा कर लेना रे तुम लोग कि 6 महीने माउंट आबू रह लेना, और जब गर्मी नहीं हो तो फिर अजमेर में रह लेना, है ना, ऐसा तुम कर लेना। लेकिन अंग्रेज बड़े उस्ताद, ये तो 12 महीने वहीं पड़े रहे माउंट आबू। बोले अजमेर कौन जाएगा? बाद में 1864 में तो एक सर्कुलर आया था जिसने अनिवार्य कर दिया था कि 6 महीने अजमेर में रहना अनिवार्य है, चाहे कुछ ही हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखना, 1832 में अजमेर में किसका एजीजी का मुख्यालय किस नाम से स्थापित हुआ? और पहला एजीजी कौन बना? और जब आपके 1857 की क्रांति आती है तब आपके एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बोलो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इतनी बड़ी रामायण का अंत जाकर के यहीं पर होगा। फिर आपके शुरू होगी 1857 की क्रांति। लेकिन उससे पहले अपने को भूमिका बनाना बहुत जरूरी है भैया। चलिए तो करते हैं अपन स्टार्ट। लिखो आप लोग। हाँ लिखो, मराठा एवं पिंडारियों, मराठा एवं पिंडारियों मराठा एवं पिंडारियों से परेशान होकर मराठा एवं पिंडारियों से परेशान होकर राजपूताना के राजाओं ने
राजपूताना के राजाओं ने अंग्रेजों की शरण लेना प्रारंभ किया। प्रारंभ किया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा 1798 में 1798 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेले जली ने भारत में सहायक संधि का प्रारंभ किया। भारत में सहायक संधि का प्रारंभ किया। भारत में सहायक संधि का प्रारंभ किया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा राजस्थान में सहायक संधि करने वाली राजस्थान में सहायक संधि करने वाली रियासत, राजस्थान में सहायक संधि करने वाली रियासत, नीचे लिखो फर्स्ट नंबर 1 लगा के लिखना, भरतपुर, भरतपुर, डेट लिखो डैश लगाकर 29 सितंबर 1803, राजा का नाम लिखो डैश लगाकर महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। हाँ जी, इसके बाद में लिखो सेकंड, दूसरे नंबर पर लिखो अलवर, अलवर, डेट लिखो 14 नवंबर 1803, नवंबर 1803, डैश लगा के राजा का नाम लिखो महाराजा बख्तावर सिंह, महाराजा बख्तावर सिंह। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा फिर 1817-18 में 1817-18 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के प्रयासों से देसी राज्यों के साथ अधीनस्थ पार्थक्य संधि, अधीनस्थ पार्थक्य संधि का प्रारंभ किया गया। नीचे लिखिएगा संधि की शर्तें, संधि की शर्तें। नंबर 1, सुरक्षा एवं विदेशी मामलों के अधिकार,
सुरक्षा एवं विदेशी मामलों के अधिकार, सुरक्षा एवं विदेशी मामलों के अधिकार अंग्रेजों को दिए गए नंबर 2, अंग्रेजों द्वारा आंतरिक मामलों में, अंग्रेजों द्वारा आंतरिक मामलों में अंग्रेजों द्वारा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, अंग्रेजों द्वारा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नंबर 3, प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में पॉलिटिकल एजेंट, पीए लिखना, पीए ऑब्लिक रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा। नंबर 4, राज्यों द्वारा मराठाओं को दिया जाने वाला टैक्स, राज्यों द्वारा मराठाओं को दिया जाने वाला टैक्स अब अंग्रेजों को दिया जाएगा। नोट लगा कर लिखना। जैसलमेर, बीकानेर एवं किशनगढ़ रियासत को इस टैक्स से मुक्त रखा गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, राजस्थान में, अलग से लिखना, राजस्थान में संधि करने हेतु अंग्रेजों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि नंबर 1 चार्ल्स मेटकॉफ, और नंबर 2 मिस्टर मालकम। मिस्टर मालकम के ब्रैकेट में लिख लेना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ से संधि की। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ से संधि की। संधि की 3 कॉलम बनाइए, एक तरफ रियासत, एक शासक और एक ध्यान रखना संधि, डेट ऑफ, क्या बोलते हैं संधि को इंग्लिश में? अंग्रेजों बताओ, कौन कौन है इंग्लिश मीडियम वाले, हाथ खड़े करना।
बताओ संदीप क्या कहते हैं? एग्रीमेंट? नहीं, एग्रीमेंट तो नहीं कहते। मतलब तुम भी मतलब मेरे जैसे ही हो, है ना? फिर काहे को तुमने इंग्लिश मीडियम? क्या बोलते हैं? अरे एक जना बताओ कोई ढंग से, बाकी चुप रहो। नीति, क्रिएटिव। चलो लिखो, एक तरफ तो आप बनाओ, अपना तो हिंदी में ही लिख लेंगे। एक तरफ रियासत, फिर शासक, तीन कॉलम बनाने। एक पहले तो रियासत का कॉलम, फिर शासक का कॉलम, फिर डेट ऑफ ट्रीटी। डेट ऑफ ट्रीटी मतलब संधि की दिनांक। इंग्लिश वाले TREATY। मर्जिंग नहीं होता है रे, मर्जिंग अलग चीज होती है। डेट ऑफ ट्रीटी। चलिए साहब, तो सबसे पहले लिखो आप लोग, पहले रियासतों के नाम लिखते हैं। लिखो करौली, करौली के बाद टोंक, फिर कोटा, करौली टोंक कोटा, जोधपुर मेवाड़ बूंदी, करौली टोंक कोटा, फिर जोधपुर मेवाड़ बूंदी, फिर बीकानेर किशनगढ़ जयपुर, बीकानेर किशनगढ़ जयपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर और लिखना, इसमें डूंगरपुर रह गया। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, कई तो मतलब कॉपी में काटते हैं तो इतना दर्द होता है उनको, जैसे तो कोई तुम्हारी कॉपी राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन के लिए जाएगी, है? हाँ जी, प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा जैसलमेर सिरोही, प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा जैसलमेर सिरोही। लिख लिए? चलो तो शासकों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखो करौली। बताओ, आप लोग पढ़ा रखा है? हरबख्श पाल सिंह। लिखो हरबख्श पाल सिंह। टोंक का तो नवाब था अमीर खां पिंडारी, टोंक का नवाब अमीर खां पिंडारी। कोटा में लिखो उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह। अब बाकी आपको आने चाहिए थोड़े बहुत तो। जोधपुर बताओ भैया, वेरी गुड। लिखो जोधपुर मान सिंह, मान सिंह। फिर क्या है? मेवाड़ का बता दो। अरे याद करो, किंगोली का युद्ध क्या? भीम सिंह। लिखो भीम सिंह, मेवाड़ में भीम सिंह। बूंदी विष्णु सिंह, विष्णु सिंह। चलो फिर अगला क्या है बताओ? चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए। बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा। सूरत सिंह, सूरत सिंह। फिर क्या है? कल्याण सिंह। के से किशनगढ़, के से कल्याण सिंह। जयपुर बताओ, बदनाम शासक जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड।
प्रतापगढ़ सामंत सिंह, सामंत सिंह। प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर लिखो जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। फिर क्या है? उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह। फिर जैसलमेर मूलराज सेकंड, मूलराज सेकंड। सिरोही तो बता ही दो, शिव सिंह, शिव सिंह। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। भाई जोधपुर का कौन हो गया आपके? मान सिंह, बोलो जोधपुर का मान सिंह। मेवाड़ का, मेवाड़ का कौन हो जाएगा? भीम सिंह। चलिए बताइए, फिर बूंदी का विष्णु सिंह, बोलो कौन आ जाएगा? विष्णु सिंह। फिर बीकानेर का सूरज सिंह, और फिर किशनगढ़ का कल्याण सिंह। फिर जयपुर का जगत सिंह, लो साहब जगत सिंह सेकंड। फिर प्रतापगढ़ का सामंत सिंह, बोलो कौन आएगा? सामंत सिंह। फिर डूंगरपुर का बोलो कौन? ध्यान रखना, जसवंत सिंह। फिर बांसवाड़ा का उम्मेद सिंह। चलिए डेट लिखो, चलो बताओ करौली की। 11 नवंबर लिखो, 11 नवंबर। ओ सॉरी 11 नहीं, 9 आएगी ना, 9 नवंबर। 9 नवंबर के नीचे फिर अगली लिखो टोंक की 15 नवंबर, 15 नवंबर। फिर लिखो कोटा की 26 दिसंबर, और तीनों के आगे एरो करके लिखो 1817। मतलब तीनों ने कब संधि करी है? 1817। डेट नहीं भी याद हो ना, ईयर मस्ट है। आगे बात समझ में? चलो तो फिर आगे लिखो जोधपुर 6 जनवरी, 6 जनवरी। फिर 22 जनवरी, 6 जनवरी, 22 जनवरी, 10 फरवरी, 21 मार्च। कहां पहुंच गए? बीकानेर हो गई। फिर किशनगढ़ है ना, 7 अप्रैल। जयपुर तो मैंने आपको लिखवाई थी 15 अप्रैल। फिर 5 अक्टूबर। प्रतापगढ़ आ गया क्या? 5 अक्टूबर। अरे जयपुर लिखा दी ना 15 अप्रैल। फिर 5 अक्टूबर प्रतापगढ़। डूंगरपुर 11 दिसंबर, और बांसवाड़ा 25 दिसंबर, बांसवाड़ा 25 दिसंबर। और जैसलमेर 2 जनवरी और 11 सितंबर। पहले तो जैसलमेर के आगे लिखो 2 जनवरी 1819, और सिरोही के आगे 1823, और बाकी सब 1818। मतलब कि ध्यान रखना, 1817 में संधि करने वाली करौली टोंक कोटा। भाई 1817 में कौन? करौली टोंक कोटा। 1819 में जैसलमेर, 1823 में सिरोही, बाकी जो बच जाए वो सब किस में? 1818। आगे बात समझ में? तो ये अपने को चीजें यहां पर ध्यान रखनी है भैया। चलिए तो एक बार देख ही लेते हैं। करौली की डेट बताना एक बार। 9 नवंबर, और टोंक की 15 नवंबर, और फिर कोटा की 26 दिसंबर। तीनों कब करती हैं? 1800। चलो साहब। फिर इसके बाद में जोधपुर 6 जनवरी, फिर मेवाड़ 22 जनवरी, फिर आपके बूंदी 10 फरवरी, फिर आपके बीकानेर 21 मार्च, फिर आपके अप्रैल में ध्यान रखना किशनगढ़ 7 अप्रैल, और ध्यान रखना जयपुर 15 अप्रैल। फिर इसके बाद में प्रतापगढ़ 5 अक्टूबर, फिर आपके बांसवाड़ा 11, वो डूंगरपुर 11, और बांसवाड़ा 25 दिसंबर। ये सब आपके कब करती हैं? 1800
18 में। जैसलमेर आपके 2 जनवरी 1819। और अंतिम रियासत जिसने संधि की वो कौन, बोलो कौन, सिरोही। कब, 11 सितंबर 1823। चलिए साहब, इसके बाद में आगे लिखिएगा 1818। अच्छा एक मिनट पहले एक लाइन लिखना पहले। 1838 में अंग्रेजों द्वारा 1838 में अंग्रेजों द्वारा झालावाड़ रियासत का गठन किया गया। झालावाड़ रियासत का गठन किया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो 1818 में राजपूताना रेजिडेंसी 1818 में राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया। सिरोही के शासक का नाम बता दिया ना, शिव सिंह। सिरोही के जो शासक थे उनका नाम शिव सिंह। डेट कैसे याद करें, जिनके स्टार लगाया था वही याद करनी है डेट। तो मतलब कि मुख्यतः जो रियासतें पढ़ाई है एक तो वो, और ध्यान रखना एक पहली और आखिरी, ये चीज आप ध्यान रख लेना। एक तो आपको कौन सी जो रियासतें पढ़ाई है वो जोधपुर, आपके बीकानेर, आपके जयपुर, आपके मेवाड़, 4 तो ये रियासतें, और एक आपके पहली और आखिरी। बाकी आपके लेवल पर नहीं पूछेगा, ये तय है। लेकिन ईयर सबके ध्यान रख लेना बस, कम से कम ईयर तो ध्यान रख ही सकते हैं। क्योंकि मान लो यूं पूछ ले, क्रम पूछ ले कि भाई किस प्रकार, एक 1817 दे दे, 18 दे दे, 19 दे दे और फिर आपसे 23 दे दे, तो क्रम जरूर याद होना चाहिए भैया। चलो साहब लिखो इसके बाद में क्या हो गया। धौलपुर 1804 में बनी थी रियासत, संधि नहीं हुई थी उससे, है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा 1818 में राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया। लिखो इसी के अंदर लिखना प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, डैश लगा के लिखो डेविड ऑक्टर लॉनी। पहले रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कौन थे, डेविड ऑक्टर लॉनी। डेविड ऑक्टर लॉनी। नेक्स्ट लाइन में लिखो 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी में राजपूताना रेजिडेंसी का नियंत्रण दिल्ली से हटाकर अजमेर में स्थापित किया गया। तथा एजीजी की नियुक्ति की गई, एजीजी की नियुक्ति की गई नीचे लिखना राजस्थान के प्रथम एजीजी, राजस्थान के प्रथम एजीजी, लिखो डैश लगा करके, मिस्टर अब्राहम लॉकेट। ये भी प्रश्न पेपर में आया हुआ है।
मिस्टर अब्राहम लॉकेट। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा 1835 में, वो 1845 में, 1845 में एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू को बनाया गया। माउंट आबू को बनाया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो 1857 की क्रांति के समय की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी, राजस्थान के एजीजी डैश लगा के लिखो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। चलिए साहब इधर ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग 1818 तक हम लोग लगभग संधियां कर चुके थे, और जब 1818 तक हमने संधियां कर ली थी तो संधि में यह तय किया था कि आप विदेशी मामलों में आप इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे इंटरनल अफेयर्स में आप इंटरफेयर नहीं करोगे। लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, हमारे इंटरनल अफेयर्स में भी घुसना शुरू कर दिया, ठीक है ना। कई प्रकार के हम पर टैक्स लगा दिए। जब अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब अपन उस समय पढ़ते हैं मेलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो उस पर अपने को अभी नहीं जाना है, लेकिन कुल मिलाकर के ध्यान रखना कि अनाप शनाप कई प्रकार के टैक्स हम पर लगा दिए, तो कहीं ना कहीं हमारा आर्थिक शोषण भी किया। इवन हमारे सेना के अंदर जब हमारे सिख भाइयों को शामिल किया जाता तो उन्हें कहा जाता कि आपको अपने बाल कटवाने पड़ेंगे, मुस्लिम भाइयों को दाढ़ी कटवाने के लिए कहा जाता। तो यहीं पर कहीं ना कहीं और सेना के अंदर इन्होंने और धार्मिक शोषण करना भी शुरू कर दिया। इवन सेना के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक हमारे रखे जाते, अंग्रेजी सैनिक कम होते थे। मरे तो कौन मरे, भारतीय मरे। तो सेना के अंदर सैनिकों का अनुपात ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। और इसी प्रकार हम देखें तो अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में इंटरफेयर करना भी शुरू कर दिया था। सती प्रथा, हालांकि मानते हैं कि बुराइयां थी, लेकिन उन्होंने इंटरफेयर किया। जैसे सती प्रथा है हमारे अपने राजस्थान के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था डाकन प्रथा, तो डाकन प्रथा में इंटरफेयर किया। तो ऐसे धीरे धीरे अपने सामाजिक रीति रिवाजों में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। मतलब कि हर प्रकार से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आपके राजनीतिक हो, चाहे वो आपके सैनिक हो, चाहे वो आपके अपने सामाजिक हो, हर प्रकार से भारतीयों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। सबसे बड़ी बात तो तब बनी कि जब अंग्रेजों ने और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर एक प्रथा लेकर के आए जिसका नाम था हड़प नीति। कौन सी? हड़प नीति। और हड़प नीति के तहत इन्होंने एक कानून लागू कर दिया, गोद निषेध, कि मतलब जिस राज्य के अंदर राजा के कोई पुत्र नहीं होगा उस रियासत को हम हमारे ब्रिटिश राज्य में मिला देंगे, बोले, ठीक है ना। गोद लेने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हड़प नीति लाई गई। तो हड़प नीति से अपने कई राज्यों को क्या कर लिया गया और ब्रिटिश प्रांतों में मिला दिया गया। इवन इतना ही नहीं, अंग्रेजों की तो, और ये उन्होंने तय कर रखा था कि अपने को लगभग सभी राज्यों को और ब्रिटिश प्रांत में मिलाना है। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए थे। उन्होंने अवध के अंदर एक नवाब थे वाजिद अली शाह, वो आराम से शासन चला रहे थे। उनका पुत्र भी था बिरजिस कादिर, और ये ध्यान रख लेना। और जब ऐसा कहते हैं कि उस अवध रियासत को अंग्रेजों को अपने साम्राज्य में विलय करना था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, वाजिद अली शाह को नक्कारा साबित कर दिया और उसे ले जाकर कलकत्ता बंदी बना लिया। तब हमारे लोगों में आक्रोश हुआ, भाई जब तुम्हें मिलाना ही है तो फिर ये ढोंग काहे को करते हो, ये काहे की हड़प नीति, भाई तुम्हारा तो तय है ना कि तुम्हें सेट है, तुम्हें मिलाना है। अब तुमने पहले हड़प नीति से बना करके देख लिया तो उससे तुम्हारे राज्य नहीं मिल रहे थे, तो अब तुमने ये नक्कारा साबित करना शुरू कर दिया। इन चीजों से और अपने यहाँ के जो सामंत थे, कुछ राजा, ज्यादातर राजा तो सपोर्टर थे, कुछ राजा क्रांतिकारी सैनिक, इन सब के अंदर विद्रोह उत्पन्न हुआ। और उस समय 1857 की क्रांति के समय एक घटना जिसने इस बात को तूल दिया,
वो आपके क्या हो गई कि एक बंदूक चला करती थी ब्राउन ब्रॉस, एक राइफल काम में लेते थे सैनिक जिसका नाम क्या था, और इस ब्राउन ब्रॉस को तो बंद कर दिया गया और ब्राउन ब्रॉस के नाम स्थान पर एक नई राइफल लाई गई जिसका नाम था एनफील्ड। बोलो क्या नाम था, ध्यान रख लेना, एक नई राइफल लाई गई जिसका नाम क्या था, एनफील्ड राइफल। और ये ध्यान रख लेना, सैनिकों को कहा गया कि अब आपको एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना है। अब एनफील्ड राइफल में क्या होता था कि जैसे जो गोली होती थी, जिसका जो कारतूस होता है, उस कारतूस को पहले क्या करना पड़ता था, मुंह से तोड़ करके बंदूक में डाल करके फिर चलाया जाता था। दुनाली आती है ना, उस टाइप की आपके एनफील्ड राइफल लाई गई। और ये जो एनफील्ड राइफल थी, इसको लेकर के अफवाह फैल गई उस समय कि इसके ऊपर गाय एवं सुअर की चर्बी चढ़ी है। बोले साहब, गाय एवं सुअर की चर्बी इसके ऊपर चढ़ी हुई है। मतलब उस समय का जो, और अपन यूं कह सकते हैं प्रेजेंटेटिव जो आपके रीजन था, जो उस समय समकालीन जो कारण था, वो आपके यही था। बाकी तो अपन पहले से शोषण में आ रहे थे, तब आवाज नहीं उठी, यहां मौका भी मिल गया, मौका भी था, दस्तूर भी था, तो कर दी क्रांति। तो ये ध्यान रखना कि गाय और सुअर की चर्बी चढ़ी हुई, ऐसी अफवाह फैल गई, था कुछ नहीं, अफवाह फैली उस समय। तो अब भैया गाय की चर्बी चढ़ी है तो फिर तो हिंदू उसको तो कारतूस को तो मुंह से तो नहीं तोड़ सकता। अब सुअर की चर्बी चढ़ी है तो मुस्लिम सुअर की चर्बी को स्पर्श नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो मुंह से स्पर्श नहीं कर सकता भैया। तो ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर हिंदुओं में तो गाय को क्या माना गया है, पवित्र माना गया है अपने, और मुस्लिमों में सुअर को अपवित्र माना गया है। कुछ बड़े बड़े इतिहासकार पढ़ाते समय ये बता देते हैं कि हिंदुओं में तो गाय को पवित्र माना गया और मुस्लिमों में सुअर को पवित्र माना गया। नहीं साहब, वहां अपवित्र माना गया, वहां सुअर ही नहीं, ऐसा कोई भी जानवर जो चाट करके पानी पीता है उन सबको क्या माना गया है, अपवित्र माना गया है। उस कुरान के अंदर उल्लेख मिलता है इस बात का कि जो भी जानवर चाट करके पानी पीता है, जैसे चाहे वो कुत्ता हो, ठीक है ना, वो भी इनमें क्या है, अपवित्र है, और इनके मांस का ये कभी भी सेवन नहीं करते। जो डायरेक्ट सिप करके पानी पीता है, ध्यान रखना, उसी को ये क्या करते हैं, जैसे गाय सिप करके पानी पीती है, खरगोश सिप करके पानी पीते हैं, तो इनको तो फिर भी पवित्र माना है, लेकिन जो चाट करके पानी पीते हैं उनको अपवित्र माना गया है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल देना कि सुअर को इन्होंने पवित्र माना है। आई बात समझ में। कुल मिलाकर के दोनों ही धर्मों ने और राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया, और जब दोनों ही धर्मों ने राइफल का प्रयोग करने से मना किया तो भारत के अंदर क्रांति फैलनी ही थी भैया, ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो इधर आपके एक बंगाल वाला एरिया आता है, ठीक है ना, और ये जो आपके बंगाल है इसके बारे में बात करें तो यहां पर एक छावनी जिसका नाम है बैरकपुर छावनी। बोलो क्या नाम, ये आपके बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी आपके कहां पर, बंगाल। बोलो कहां पर, और इस बैरकपुर छावनी के अंदर एक आपके आर्मी, और उस आर्मी का नाम है 34वीं BNI, मतलब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आर्मी के नाम होते हैं ना, अपने राजस्थान की बटालियन है राजपूताना राइफल्स, ध्यान रखना। अपन जैसे कभी कभार आप सैनिकों से पूछो कौन सी बटालियन में है तो सब अलग अलग नाम बताते हैं, ठीक है ना। मोस्टली हमारे राजस्थान की जो सबसे टॉप लेवल की है वो है राजपूताना राइफल्स, ठीक है ना। तो ये तो वर्तमान का नाम है, पहले बटालियन के नाम ऐसे हुआ करते थे, जैसे आपके बंबई की थी तो फर्स्ट बंबई लांसर्स, ठीक है ना। वैसे ही ध्यान रख लेना आप लोग 34वीं BNI, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंदर एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंदर एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। और ये जो मंगल पांडे है, इन्होंने साफ विद्रोह कर दिया, और इन्होंने विद्रोह कर दिया और ये कहा कि हम ये कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। बोले साहब, तब वहां दो अंग्रेज अधिकारी आए, एक का नाम था उनमें से ह्यूडसन, एक का नाम ह्यूडसन और दूसरे का नाम था बाग। ये ह्यूडसन और बाग दो अंग्रेज अधिकारी आए और आकर के मंगल पांडे को कहा, देखो कारतूसों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा बोले आपको। बोले नहीं नहीं, बोले हम नहीं करें, बोले आपने इस पर गाय की चर्बी चढ़ा रखी, हम कैसे प्रयोग करेंगे, और मैं ब्राह्मण आदमी ठहरा, मरे ही नहीं लगाऊं बोले मैं इसको अपने मुंह पे। तो बोले साहब, ह्यूडसन और बाग ने कहा देखो करना तो पड़ेगा, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है ना। बोले वो मंजूर है, तो लेकिन अंग्रेजों की भी अब जिद पर आ गई, बोले नहीं प्रयोग तो करवा के ही रहेंगे। और इसको कहा कि बोले देख ले भाई, प्रयोग तो करना पड़ेगा, नहीं तो गिरफ्तार करके यातनाएं दी जाएंगी, वो अलग है, तेरे वजह से पूरे छावनी में विद्रोह हो जाना है। मंगल पांडे ने कहा तो फिर पक्की बात करना ही पड़ेगा। बोले हाँ, एक बंदूक में दो ही कारतूस लगते, तो उन्होंने तोड़ा लगाया, एक कारतूस से ह्यूडसन, एक से बाग, दोनों को टपका दिया। बोले साहब, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना,
मतलब कि ये घटना थी आपके 29 मार्च की। 29 मार्च के दिन और साहब ह्यूडसन और बाग की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और जैसे ही हत्या करनी थी तो भाई ऑब्वियसली इनको क्या करना था, गिरफ्तार, अरेस्ट कर लिया गया और इनको फिर 8 अप्रैल के दिन और क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। लेकिन ध्यान रखना अभी 1857 की क्रांति शुरू नहीं हुई, ये 1857 की क्रांति की प्रमुख मतलब प्रथम घटना मानी जाती है, पहली घटना, क्रांति की शुरुआत नहीं। क्रांति की शुरुआत पहले ही तय की गई थी कि कब करेंगे, 31 मई। बोलो कब करेंगे, क्रांति की शुरुआत करेंगे 31 मई को। और साहब जो प्रतीक चिन्ह होगा वो होगा कमल का फूल, और एक ध्यान रख लेना आपके रोटी, ये आपके प्रतीक चिन्ह रखा गया। कमल का फूल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह रहेगा, सैनिकों के लिए कमल का फूल, आम जनता के लिए रोटी, ये अपन इसका प्रतीक चिन्ह रखेंगे। और क्रांति शुरू कब करनी है, 31 मई। तो कुछ लोग कहते हैं 29 मार्च को शुरू होगी, नहीं, ध्यान रखना 29 मार्च तो पहली घटना है। इसका इफेक्ट सीधे आपके यहां से कहां पहुंच गया, मेरठ। बोलो कहां पहुंच गया, इसका इफेक्ट आपके सीधे पहुंच गया भैया मेरठ। और मेरठ के अंदर जो आपके बटालियन थी उसका नाम था 20वीं एनआई। बोलो क्या नाम, मतलब 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। ध्यान रखना यहां 20वीं एनआई थी। यहां के सैनिक ऐसे ही बैठे थे, बोले यार वो मंगल पांडे को बोले 5 दे दी बताए, ठीक है ना। तो बोले यार ये तो बोले गलत किया, बोले साहब। अंग्रेजों को जब इसके बारे में पता लगा तो इन्होंने 90 घुड़सवार सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया और कुछ में से उनको अपने पद से भी हटा दिया गया। जब यहां पर विद्रोह के सुर नजर आए तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके उनको अपने पदों से हटा दिया। तब मेरठ छावनी के अंदर ऐसी बात हुई, बोले यार 90 को अपने वालों को क्यों गिरफ्तार किया और बोले पद से हटा दिया, बोले ऐसा क्यों किया गया। बोले अरे बोले इनको लपड़ों को ये लगता है कि बोले हम लोग क्या है कि क्रांति करेंगे, बोले इनको ऐसा फील हो रहा है, वो 31 तारीख को क्रांति की योजना है ना, इनको लग रहा है कि बोले यहाँ क्रांति नहीं हो जाए, इनको अपने विश्वास नहीं है, इनको हर समय यही लगता है कि अपन क्रांति करेंगे। तो मेरठ में एक सैनिक ने कहा फिर लगता है तो फिर खरीदो ना, तो फिर कहीं को दिमाग लगाना। तो ध्यान रखना मेरठ के अंदर 10 मई को और यहां पर आपके क्रांति की शुरुआत कर दी गई। 1857 क्रांति भारत में कब शुरू हुई, होनी कब थी, ये एक बहुत बड़ा कारण था कि क्रांति फेल हुई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी माना जाता है समय से पहले शुरू हो जाना। तो ध्यान रखना मेरठ के अंदर 10 मई को सैनिकों ने क्रांति कर दी। मेरठ में छावनी में अंग्रेजों को मारा गया, वहां की छावनी को लूट करके, और ये सीधे आपके 11 मई को कहां पहुंच गए, दिल्ली। इनका प्रमुख केंद्र क्या बनाया गया था, दिल्ली। तो ये सीधे आपके कहां पहुंच गए भैया, दिल्ली पहुंच गए साहब। और दिल्ली पहुंच करके अब सोचा बोले अपन आ तो गए यार जल्दबाजी में, अपन शुरू तो 31 को करनी थी, अपन ने 10 को ही शुरू कर दी। अब कोई यहाँ दिल्ली में नेतृत्व करता तो है नहीं, तो कोई नेतृत्व करता ढूंढना पड़ेगा। भाई अगली जो टीम है जिसने पूरी प्लानिंग सेट कर रखी है वो तो 31 मई को ही नेता भेजेगी। अपन क्या करें, बोले अब तो बोले यार अपन एक काम करते हैं कि वैसे तो औरंगजेब के बाद में और मुगल शासन खत्म सा ही हो गया था, लेकिन फिर भी अभी एक बादशाह मौजूद है, बहादुर शाह जफर, अपन उससे जाकर के मिलते हैं। और बहादुर शाह जफर के पास में गए, बोले हम चाहते हैं कि आप वापस एक बार भारत के बादशाह बने, इन अंग्रेजों से बढ़िया तो आप ही का शासन था, हम चाहते हैं कि हम एक बार आप वापस क्या बन जाएं, बादशाह बन जाएं। बहादुर शाह जफर ने कहा अब कहाँ, बोले अब बोले हो गया 70-75 साल का, अब कहाँ बादशाह बनूंगा। बोले नहीं वो वाली बात नहीं है, हमें एक नेतृत्व की तलाश है और नेतृत्व आप करो हमारा, नहीं तो हम किसके पीछे लड़ेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप नेतृत्व करें। बहादुर शाह जफर दिमाग खराब है क्या, बोले अंग्रेजों के आगे, ठीक है ना, 2 ही मिनट लगी मार ही देंगे, बोले छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ही, ठीक है ना। तभी उधर बहादुर शाह जफर की एक पत्नी थी जीनत महल, क्या नाम था, ये जो जीनत महल है ये उस समय चाय पानी लेकर के आई, लो साहब चाय पानी पियो। बोले तब सैनिकों ने कहा बोले भाभी जी आप ही समझाओ कि हमें जरूरत है एक नेतृत्वकर्ता की, और बहादुर शाह जी मना कर रहे हैं, बोले मैं तो नहीं करूं। बोले साहब ठीक है ना। जीनत महल ने कहा बच्चे हैं अपने ही हैं, बोले मान जाओ, बोले क्या ही करना है, बोले आप नेतृत्व करो। बहादुर शाह जफर ने कहा बोले आप 70-75 साल का क्या ही नेतृत्व करूँ, अब क्या नेतृत्व करूंगा मैं, क्या ही करना है मेरे को। तो जीनत महल ने कहा मैं भी यही कह रही हूँ, क्या ही करना है आपको। तो बोले आप नेतृत्व करो, ठीक है ना। बोले अब जी कर भी क्या ही करना है, बोले अपना नेतृत्व करो, टाइम पास करो, बढ़िया है। बहादुर शाह जफर ने कहा लुगाई नहीं कह दिया तो भाई आदमी सबकी बात टाल दे, लुगाई की थोड़ी टाल सकता है। बोले अब जब लुगाई कह रही है तो क्या ही करे, करेंगे साहब, और नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। और 12 मई को इन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया साहब, 12 मई को बादशाह घोषित कर दिया। और यहाँ पर फिर दिल्ली के अंदर क्रांतिकारियों ने और अंग्रेजों को भगाना शुरू किया। कालांतर में ऐसा कहते हैं
कि बाद में जाकर के और अंग्रेजों ने अपने दो जोरदार अंग्रेज अधिकारी भेजे जिनका नाम था निकोलसन और हडसन, उनको दिल्ली भेजा और जाकर के बोले कि क्रांति को रोकना है। बहादुर शाह जफर के पुत्रों को मार दिया गया, पोतों की हत्या कर दी गई और ये बहादुर शाह जफर जाकर के हुमायूं के मकबरे के पीछे जाके छुप गया। कहीं तो बचे बापड़ा, बोले सोच रहा है, बोले पहले ही समझाया था नहीं माने, लेकिन हमारे तो लुगाई कर्म ठोक है, करें क्या, बोले ठीक है ना, जबरदस्ती भेजा है, बोले ठीक है ना। तो साहब, और हुमायूं के मकबरा दिल्ली में ही है, हुमायूं का मकबरा, उसके पीछे जाकर के छुप गया साहब। ये अंग्रेजों ने इसकी तलाश जारी करी, क्रांतिकारियों ने निकोलसन की हत्या कर दी। अब जो हडसन था वो वास्तव में हड़क गया और उसने बहादुर शाह को ढूंढने का खूब प्रयास किया। तभी पता लगा बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे की तरफ है और वहां जाकर के उसको घेर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और इसको सीधे यहां से कहां भेज दिया, रंगून। कहां भेज दिया, रंगून भेज दिया गया। रंगून बर्मा, ध्यान रख लेना, म्यांमार, तो वहां सीधे इसको भेज दिया गया। इधर जीनत महल को पता लगा, बोले मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, ठीक है ना। तो साहब उनको रंगून भेज दिया। उसके बाद में 1864 के अंदर वही रंगून के अंदर इस बापड़े की मृत्यु हो गई भैया, तो ये ध्यान रख लेना। उससे पहले इसने वहां की दीवारों पर लिखा कि मैं वो बदनसीब हूं जिसे अपने देश में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो पाई। तो ये ध्यान रखना, ये वो सेंटेंस किसके लिए कहा जाता है, बहादुर शाह जफर के। हालांकि खैर ये मैंने आपको बताया 10 को क्रांति भारत में फैली, इसकी सूचना सीधे कहां पहुंच गई, राजस्थान। और राजस्थान के अंदर उस समय एजीजी कौन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बोलो क्या नाम है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 तारीख को इसकी सूचना मिली। कितनी तारीख को, मतलब कि 19 मई। 10 को क्रांति फैली, ठीक 9 दिन बाद 19 मई को इनको सूचना मिली, ठीक 9 दिन बाद 28 मई, यही आएगा 10 + 9 + 9, 10 + 9 19, 19 + 9 28, 28 मई को राजस्थान में क्रांति हुई। 28 मई को कहां क्रांति हुई, राजस्थान में। राजस्थान में क्रांति करवाएंगे, लेकिन उससे पहले अपन कुछ बातें लिखेंगे। लिखो आप लोग इसके अंदर, लिखना 1857 की क्रांति के समय की क्रांति के समय डैश लगा करके नीचे लिखना गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग उसके नीचे लिखो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉर्मस्टॉन, लॉर्ड पॉर्मस्टॉन, फिर लिखो प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह कमल का फूल एवं रोटी, कमल का फूल एवं रोटी, फिर लिखो प्रस्तावित तिथि 31 मई, भारत में क्रांति प्रारंभ होने की तिथि, भारत में क्रांति प्रारंभ होने की तिथि 10 मई ब्रैकेट में मेरठ, राजस्थान में क्रांति प्रारंभ होने की तिथि 28 मई नसीराबाद, नसीराबाद अजमेर,
नेक्स्ट लाइन में अलग से लिखना। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां, यहां से भी प्रश्न बनता है भैया, तो उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। ध्यान रखना आप लोग, कितनी थी भैया? 6। और इन 6 के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लो कि ए नानी ब्याव देखें, ए नानी ब्याव देखें, ये फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग, ए नानी ब्याव देखें, क्योंकि ए से बनता है आपके एरिनपुरा और एरिनपुरा पड़ता है आपके पाली। ध्यान रखना, ए से एरिनपुरा, न से नसीराबाद, न से नसीराबाद, और ये जो नसीराबाद है ये आपके कहां पड़ता है? अजमेर। नी से नीमच, नीमच आपके कहां पड़ता है? एमपी, और उस समय ये मेवाड़ के नियंत्रण में था। ब्याव से बनता है आपके ब्यावर, ब्यावर कहां पड़ता है? अजमेर। दे से आपके बनता है देवली, देवली कहां पड़ता है? टोंक, और खे से बनता है आपके खैरवाड़ा, और ये जो खैरवाड़ा है ये कहां पड़ता है? उदयपुर। फटाफट से 6 के नाम नोट करो। तो 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां हैं? 6। इसका फॉर्मूला क्या है? ए नानी ब्याव देखें। बताओ ए से क्या बनेगा? ना से क्या बनेगा? नी से, ब्याव से, दे से, और खे से। अब ध्यान रख लेना, इन सैनिक छावनियों में से 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली कौन और कौन और कौन और कौन, मतलब किस किस ने भाग नहीं लिया? ब्यावर और, नोट लगा के लिखो, ब्यावर एवं खैरवाड़ा, ब्यावर एवं खैरवाड़ा सैनिक छावनी ने, ब्यावर एवं खैरवाड़ा सैनिक छावनी ने ब्यावर एवं खैरवाड़ा सैनिक छावनी ने 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। एक प्रश्न पूछा है कि नीमच तो एमपी में था, तो फिर राजस्थान में कैसे? मैंने आपको अभी अभी एक बात कही कि उस समय यहां पर नियंत्रण किसका था, मतलब कि मेवाड़ का यहां पर नियंत्रण हुआ करता था। तो ये जो नीमच था इसको देखते थे आपके मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शावर्स। चलिए साहब, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। 1857 की क्रांति के समय और मेवाड़ का शासक लिखा रखा है आपको स्वरूप सिंह। हाँ बिल्कुल, टोंक भी अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई थी रियासत। चलिए इसके बाद में देखिएगा आप लोग, एक तरफ अपन यहां पर लिखते हैं रियासत, ध्यान से इधर देखना आप लोग, रियासत, रियासत के बाद में एक तरफ अपन लिखेंगे उसका शासक, और एक तरफ वहां पर कौन आपके पॉलिटिकल एजेंट था। ये उस समय की स्थिति अपने को पता होनी चाहिए भैया। तो देखो आप लोग, 5 रियासतें सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है जैसे बीकानेर,
ऐसे ही ध्यान रख लेना, एक आपको शासक ध्यान रखना है आपके धौलपुर कि धौलपुर का शासक कौन था। ऐसे ही आपको एक ध्यान रखना है अलवर का शासक कौन था। एक आपको ध्यान रखना है टोंक का शासक कौन था। ये सब काम आने वाले हैं। एक आपके शाहपुरा का शासक कौन था। तो देखिए आप लोग यहां पर सबसे पहले जयपुर, तो जयपुर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया राम सिंह सेकंड, बोलो कौन था, जिसको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। कोटा में भी कौन है, राम सिंह सेकंड, बस फर्क क्या है, वो सवाई है, ये महाराव है। जोधपुर के अंदर शासक कौन था उस समय, तख्त सिंह, पढ़ाया था मैंने आपको, तख्त सिंह। उदयपुर में कौन था, स्वरूप सिंह, बोलो कौन हो जाएगा, स्वरूप सिंह, जगमंदिर महलों में शरण देगा अंग्रेजों को। भरतपुर का कौन है, जसवंत सिंह। बीकानेर एकमात्र जो बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करता है, सरदार सिंह, कौन हो जाएगा, धौलपुर का था भगवंत सिंह, धौलपुर का कौन हो जाएगा, भगवंत सिंह। अलवर का बन्ने सिंह, बन्ने सिंह। टोंक का तो नवाब होगा वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला। और शाहपुरा के अंदर ध्यान रख लेना जो आपके शासक था लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। पॉलिटिकल एजेंट देखो, जयपुर के अंदर था इडन, जयपुर के अंदर कौन, कोटा का था बर्टन। ऐसे ही ध्यान रखना जोधपुर का मैकमोसन, मैकमोसन। ऐसे ही ध्यान रखना उदयपुर का शावर्स। और एक और ध्यान रख लेना भरतपुर का मॉरिसन, बोलो कौन, मॉरिसन। ये आप लोग ध्यान रखना। पॉलिटिकल एजेंट केवल अपने को 5 के ध्यान रखने भैया। तो देखो आप लोग जयपुर का कौन हो जाएगा, ईडन। नहीं भी याद हो तो अपने यूं याद रखना कि अपने राजस्थान का ईडन गार्डन जयपुर में ही है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, और कहीं है भी नहीं। अपने क्रिकेट का मैच होते हैं ना ईडन गार्डन में, तो अपना ईडन गार्डन तो यही है। ऐसे ही ध्यान रखना कोटा, तो कोर्ट में हमेशा क्या होते हैं, बटन, कोर्ट के क्या होते हैं, बटन। जोधपुर, ये तो आपको जब पढ़ोगे ना तब वैसे ही याद हो जाएगा, ये तो वो आदमी था इस भापड़े का तो सिर ही काट दिया था और सिर काट करके आउआ के किले के बाहर लटका दिया था, ठीक है ना। तो ये इसकी घटना घटित होती है। उदयपुर में पानी बहुत है, जहां पानी बहुत है वहीं शावर का यूज किया जाता है, किसका, शावर का। और भरतपुर का कौन हो जाएगा, मॉरिसन। तो फटाफट एक बार आप नोट कर लो, फिर अपन चलते हैं इसके बाद आगे की ओर। राम सिंह तो सितार ए हिंद की उपाधि, बिल्कुल वही वाला। मैंने भीम सिंह कब लिखवाया, 1857 की क्रांति में लिखवाया मैंने तो संधि में लिखवाया भीम सिंह। लिख लिए क्या,
ध्यान रख लेना, आप लोग 1857 की क्रांति के प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा प्रश्न इसी टेबल से मिलेंगे। आप देख लेना, उस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी टेबल से मिलने वाले हैं। आई बात समझ में? और मेरा मानना जहां तक रहता है ना कि जब एग्जाम पहली बार होता है तो इन चीजों को टच भी ज्यादा करता है। वो पूछता है सीधे कि शासक कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो ये चीज अपने को विशेषकर याद ही रखनी है भैया, ठीक है ना। एक तो आपके ये और एक सैनिक छावनियां, ये अपने को भूलनी नहीं है। अंदर तो क्या है, कहानियां ज्यादा है, कहानियों से प्रश्न कम आते हैं, प्रश्न आते हैं सीधे फैक्चुअल। आपसे सीधे उठा के यहां पर क्या करेगा, 4 रियासतों के नाम इधर लिख के देगा और 4 राजाओं के नाम इधर लिख करके देगा और कहेगा मिलान करो, या फिर आपके 4 रियासत लिखकर इधर दे देगा, 4 पॉलिटिकल एजेंट लिख करके दे देगा, कहेगा असुमिलित छांटिए। आई बात समझ में? तो अपने को ये सारे याद होने चाहिए। तो बताइए ईडन कहां होगा, मतलब राजस्थान का ईडन गार्डन कहां है? कोट में क्या होते हैं, सिर किसका कटा, पानी से शावर चलेंगे कहां, और ध्यान रखना मॉरिसन कहां है, बोलो कहां है, लास्ट में एक नोट लगा के लिखो। सिरोही में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, सिरोही में पीए के रूप में जेडी हॉल की नियुक्ति की गई। जेडी हॉल, जेडी हॉल की नियुक्ति की गई। जेडी हॉल की नियुक्ति की गई। चलिए साहब, तो इधर ध्यान देना आप लोग। अब यहां पर 1857 की क्रांति का राजस्थान के अंदर क्या स्वरूप बना। सबसे पहले अपन नसीराबाद चलेंगे और नसीराबाद से पहले अपन बात करेंगे अजमेर। ध्यान रखना, अजमेर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक अकबर का किला, और अकबर के किले को और भैया अंग्रेजों ने अपना शस्त्रागार बना लिया और इसको क्या कहेंगे, मैगजीन दुर्ग। बोलो क्या कहेंगे? और इसी मैगजीन दुर्ग के अंदर अंग्रेजों के अपार हथियार रखे हुए थे भैया। और इस मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा करने के लिए, ध्यान से सुनना आप लोग, इस मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा करने के लिए और एक बटालियन को यहां पर अपॉइंट किया गया था, और उस बटालियन का नाम था आपके 15वीं NI। बोलो क्या नाम था? तो यहां पर आपके कौन सी बटालियन को नियुक्त किया गया, मतलब कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। और ये जो आपके 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, इसको थोड़े समय पहले ही मेरठ से बुलाया गया था। कहां से बुलाया गया था? 10 मई को मेरठ में हो गई भैया क्रांति। और इधर ध्यान रखना, 19 मई को आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को इस क्रांति की मिली सूचना। और जब सूचना मिली तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का दिमाग खराब, बोले अभी अपन ने कुछ समय पहले तो मेरठ से 15वीं NI को वहां बुलाया है और उनको अपन ने गलती से अजमेर और लगा रखा है। अपना सारा लेना देना तो वही है और ये उन्हीं के भाईबंद हैं। और अगर इन्होंने क्रांति कर दी और अजमेर शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया तो अपन कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे बोले। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने तुरंत एक्शन लिया और इस 15वीं NI को सीधे आपके अजमेर से कहां ट्रांसफर कर दिया, नसीराबाद। बोलो कहां भेज दिया? बोले आप लोग एक काम करो, बोले आप लोग नसीराबाद चले जाओ। बोले 15वीं NI ने पूछा, बोले क्यों, अभी तो आपने मेरठ से यहां ट्रांसफर किया, इतनी जल्दी आप नसीराबाद? बोले नहीं, वो कोई प्रशासनिक कारण है, उनकी वजह से तुम्हें वहां पर भेजा जा रहा है। बोले साहब ठीक है ना, चलो ठीक है साहब। 15वीं NI वाले आपके अजमेर से रवाना होकर के सीधे कहां आ गए, नसीराबाद आ गए। नसीराबाद आ गए तो साहब इन 15वीं NI वालों के आगे पीछे चारों तरफ निगरानी रखने के लिए एक बटालियन को अपॉइंट कर दिया गया जिसका नाम था 1st बंबई लांसर्स। क्या नाम था? 1st बंबई लांसर्स। ये ध्यान रखना, इस 1st बंबई लांसर्स को और इनकी निगरानी करने के लिए कि नसीराबाद के अंदर इनकी हरकतें क्या होती है, उसकी एक एक पल पल की खबर हमें चाहिए। नसीराबाद के अंदर ऑलरेडी आपके एक बटालियन मौजूद थी यहां पर जिसका नाम है 30वीं NI। बोलो क्या नाम है? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। एक और यहां पर आ चुकी जिसका नाम क्या है, 15वीं NI। तो ये ध्यान रख लेना, अब यहां पर 15वीं NI और 30वीं NI 2 बटालियन है। याद रखना इस बात को, हल्का प्रश्न नहीं है ये। नसीराबाद में एक तो कौन सी बटालियन, 15वीं, और एक कौन सी बटालियन? तो साहब इनकी निगरानी के लिए किसको अपॉइंट किया गया, 1st बंबई लॉन्सर्स। अब साहब 1st बंबई लॉन्सर्स इनके आगे पीछे घूमे, यहां पर तोपे वगैरह भी भेज दी गई कि कल को अगर लफड़ा करें तो तुरंत इनके ऊपर एक्शन लिया जा सके साहब।
इधर 15वीं एनआई वाले सैनिक एक दिन ऐसे ही बैठे और इनका नेतृत्व कर रहा था कौन? बख्तावर सिंह। ये जो बख्तावर सिंह था इनके नेतृत्व में ऐसे ही बैठे थे, बोले यार अपने को यार अजमेर में बढ़िया चल रहा था सिस्टम, 2 टाइम जूस और मिलता था पीने को, यहाँ तो नसीराबाद में दूर दूर तक कुछ नहीं है। बोले यार अजमेर की नौकरी ज्यादा बढ़िया थी। लेकिन फिर एक ने कहा यार फिर अजमेर से यहाँ क्यों भेज दिया रहे अपने को? फिर साहब बोले यार ये तो मैंने पूछा था बोले अंग्रेजों से, उन्होंने कहा बोले कोई प्रशासनिक कारण है इसलिए भेज दिया गया है, ठीक है ना। तो फिर बोले अजमेर में किसको अपॉइंट किया? फिर इतना बड़ा शस्त्रागार है। बोले वहां से बोले साहब एक ब्यावर के अंदर है मेर रेजिमेंट। बोलो क्या नाम है? मेर रेजिमेंट। बोलो क्या नाम है? मेर रेजिमेंट। जरूर याद रखना। इस मेर रेजिमेंट को चलाने वाले हैं मिस्टर कॉर्नेल। कॉर्नेल के नेतृत्व में, और वहां पर कौन सी बटालियन मौजूद थी? इसने 1857 क्रांति में भाग लिया क्या? नहीं, ब्यावर ने लिया ही नहीं था। ध्यान रखना आप लोग। तो ये आपके मेर रेजिमेंट ब्यावर के अंदर थी। पहला प्रश्न, मेर रेजिमेंट का गठन कब हुआ? पेपर में पूछा हुआ है 1822-23। बोलो कब हुआ था? इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? और 1857 की क्रांति के समय इसका प्रमुख कौन था? कॉर्नेल। बोले साहब उन्होंने कॉर्नेल के नेतृत्व में मेर रेजिमेंट को अजमेर बुलाया है, और एक उन्होंने डीसा के नेतृत्व में यूरोपियन सेना को और बुलाया है। डीसा के नेतृत्व में यूरोपियन सेना। बोले मैन तो यूरोपियन ही बुलानी थी, लेकिन इसको आने में टाइम लगता है, तो इस तब तक बोले वहां पर कौन बैठा रहेगा? कॉर्नेल। और जोधपुर से भी तख्त सिंह को कहा है कि अपनी सेना भेज दे मदद करने के लिए। तो बोले अजमेर में तो इन्होंने 3-3 बटालियन बुला ली, मैन तो यूरोपियन थी लेकिन उसको आने में टाइम लगेगा, तब तक बोले कॉर्नेल और बोले तख्त सिंह जोधपुर वाले वो संभालेंगे। बोले यार फिर संभाल तो अपन ही रहे थे। बोले अरे फिर एक ने कहा बोले तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? बोले अपन मेरठ से आए ना, और मेरठ में पता है तुम्हें क्रांति कर दी वहां के लोगों ने। तो बोले यार उससे अपना क्या लेना देना? अरे लेना देना अपना कुछ नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हम लोग क्रांति कर देंगे। बख्तावर सिंह ने कहा तो लगता है तो कर दो, फिर तो लगता है तो कर ही दो साहब। तो ये ध्यान रख लेना, इन्होंने यहां पर क्रांति कर दी साहब। एक किताब मैंने पढ़ी, ऐसी गाइड थी, वो बड़ी जोरदार गाइड, उसने इतना तक भी लिखा 3:59 पर क्रांति करी। मेरा तुम घड़ी लेके वहीं बैठ जाते होंगे, ठीक है ना। मतलब कितनी बेवकूफी, मतलब पराकाष्ठा इसको कहते हैं अपन बेवकूफी की, कि आप लोग टाइम मेंशन कर रहे हैं, क्या ही पता किसको कब करी, ठीक है ना। कोई टाइम लेके बैठा था, और चलो ठीक है आप यूं कह देते लगभग 4 बजे, 3:59 सेकंड किसने काउंट करी भैया? क्रांति कर रहे थे, टाइम गिन रहे थे। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ऐसा लेना देना कुछ नहीं है। आप लोग ये अच्छे से ध्यान रखना कि यहां पर बख्तावर सिंह ने क्या कर दी? क्रांति। नेतृत्व इसने किया, और जैसे ही नेतृत्व किया अंग्रेज अधिकारी आए और उन्होंने रोकने का प्रयास किया, और उन्हीं अंग्रेज अधिकारियों में एक आया न्यूबरी, इसको न्यू ही कर दिया इन्होंने, गेम ओवर। दूसरा आया स्पोर्टिस वुड, इस स्पोर्टिस वुड को भी गोली मार दी गई, इसका भी काम खराब, ठीक है ना। अब एक अंग्रेज अधिकारी यहां पर मौजूद था जिसका नाम था कर्नल पेन्नी, और इसने जैसे ही देखा कि बोले न्यूबरी को साहब गोली मार दी गई है, स्पोर्टिस को गोली मार दी गई है, बोले अपना वहां जाना बेकार, अपने यहां से निकल लो बोले। और ये यहां से भागना शुरू, और भाग करके ये सीधे गए आपके जोधपुर की तरफ। जब ये जोधपुर की तरफ जा रहे थे तो बीच स्थान में इन भाई साहब के गेम ओवर। ये ध्यान रख लेना, मार्ग में दिल का दौरा पड़ने से ये भापड़ा काम में आ गया। और इधर ध्यान रखना, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी किसकी? न्यूबरी और स्पोर्टिस वुड। और ये जो कांड किया ये आपके 28 मई को किया गया। बोलो कब किया गया? मतलब कि नसीराबाद के अंदर क्रांति कब हुई? एक एक चीज को दिमाग में सेट करना। अजमेर में अपॉइंट थी कौन? आई कहां से थी? मेरठ। विश्वास नहीं था इसीलिए कहां भेज दिया? यहां पर ऑलरेडी कौन सी है? इनकी निगरानी के लिए। बिल्कुल असंतोष तो व्याप्त हो गई होगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हम पर विश्वास नहीं है, तो फिर ठीक है, तो फिर हम कर ही देते हैं क्रांति। किसके नेतृत्व में क्रांति करी? क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ? नसीराबाद। बोलो कहां से हुआ? नसीराबाद। किसके नेतृत्व में क्रांति हुई? किसकी हत्या कर दी? और किसकी हत्या कर दी? अच्छा, यहां से भागे किस अंग्रेज का मार्ग में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई? के पेन्नी। बोलो किसके? और ये भाग करके अंग्रेज सीधे जोधपुर गए और महाराजा तख्त सिंह ने इनको शरण दी, ठीक है ना। और इधर साहब 30 मई के दिन
30 मई के दिन, और ये जो 30वीं एनआई है, इन्होंने भी फिर 15वीं वालों के साथ में मिलकर समर्थन कर दिया। बोले इन्होंने अंग्रेजों को नहीं छोड़ा, अपने को मार ही देंगे, साथ में उन्हें भला ही है, ठीक है ना। तो 15वीं और 30वीं दोनों आपस में अटैच हो जाती है। कब? और इनका केंद्र कहां है? दिल्ली। और ये यहां से आपके सीधे कहां के लिए रवाना? जब ये दिल्ली के लिए रवाना हुए तो इधर अजमेर में जो जितने भी सैनिक थे, जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी धड़कनें बढ़ने लग गई कि अगर गलती से भाई नसीराबाद से दिल्ली जाएगा, बीच में अजमेर तो आएगा। अगर इनके दिमाग में अजमेर सेट बैठा हुआ है और ये अजमेर आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अंग्रेजों ने तुरंत 2-4 को भेजा सैनिकों को, पता करो किधर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते ये अजमेर आ गया। अब अगर इधर घूमे तो मरे भाई अंग्रेज, ठीक है ना। तो साहब ये सैनिक यहाँ पर बैठे बैठे नोटिस कर रहे कहाँ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सीधे आगे बढ़ते बढ़ते ये आपके सीधे कहाँ निकल गए? ये निकल गए आपके दिल्ली। तब जाकर अजमेर के अंग्रेजों के और जान में जान आई, बोले बढ़िया है, नहीं तो बोले लेने के देने पड़ जाते बोले। तब मेजर प्रीचार्ड ने अपनी पुस्तक म्यूटिनीज ऑफ राजपूताना, उसके अंदर लिखा कि नसीराबाद से अंग्रेजों का दिल्ली चले जाना उनकी भूल थी, ठीक है ना। अगर वो अजमेर आ जाते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। और क्या होता है, इसके आगे कुछ होता ही नहीं फिर, क्योंकि शस्त्रागार को अधिकार में ले लिया जाता, अंग्रेजों को तुरंत राजस्थान छोड़ना पड़ जाता। आई बात समझ में? फिर वो बात की बातें कि अंग्रेजों की विशाल सेना आके वापस कब्जा करती, वो पता ही नहीं क्या होता। लेकिन इतिहास में क्या होता कि जगह नहीं होती, इतिहास में तो जो हुआ उसी की जगह होती है। मतलब कि ध्यान रखना, ये लोग 30 मई को सीधे कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। जितने भी आपकी क्रांति होगी सबको अपने कहाँ भेजना है? दिल्ली भेजना है। आई बात समझ में? तो ये आपके कहाँ की क्रांति समाप्त होती है? नसीराबाद की। समझ में आ गई बात? चलो तो साहब बाकी बातें करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।